अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज के लेक्चर के अंदर हम पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024 कवर करेंगे। ये एक्ट बेसिकली पंजाब के अंदर एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए इनेक्ट किया गया था। स्टार्ट करते हैं। टाइटल ऑफ द एक्ट इज़ पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। Act number is 7 of 2024. It was passed by Provincial Assembly on 10th June 2024, assented by Governor on 14 Jून 2024 और इसी दिन ही इसको फिर ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाई कर दिया गया था, मीन के एनफोर्स कर दिया गया था। अभी रिसेंटली 2025 के अंदर इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, जैसे कि प्राइस कंट्रोल काउंसिल जो कि सेक्शन 3 के अंदर बनाई गई है, उसकी कंपोजिशन और पावर स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस हुई हैं। This amendment bill passed by Provincial Assembly on 13th July 2025, assented by Governor on 5th August 2025 और उसी दिन इसको ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफाई कर दिया गया था। इस एक्ट के टोटल 23 सेक्शंस हैं और एक शेड्यूल है और इसका कोई चैप्टर नहीं है। यहाँ पे देखें, ये इसके सेक्शंस हैं और ये सेक्शन नंबर, ये सेक्शन नंबर हैं। सेक्शन 1, short title, extent and commencement. This act is called the Punjab Price Control of Essential Commodities Act 2024. It applies to the entire province of Punjab. ये पूरे पंजाब पे applicable है। This act shall came into force at once immediately. मीन जब ये पास हुआ था उसी दिन ही इसको implement कर दिया गया था। Section 2, definition. Act mean the Punjab Price Control of Essential Commodities Act 2024. Code mean CRPC, Code of Criminal Procedure 1898. Controller of Prices and Supplies refer to Deputy Commissioner of the relevant district. हर डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी होता है वो प्राइसेस और सप्लाईज को कंट्रोल करता है। इस एक्ट के अंदर उनको कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज कहा गया है। तो इनकी पावर को हम नेक्स्ट सेक्शंस के अंदर देखेंगे। काउंसिल मींस द प्राइस कंट्रोल काउंसिल एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3। वहाँ पे इसकी पूरी कंपोजिशन गिवन है, वो हम देखते हैं। District Price Control Committee mean the committee formed by the controller of the prices and supplies in each district. ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई जाती है। कौन बनाता है? कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज। ये कौन होता है? ये मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, डीसी होता है, डेप्टी कमिश्नर। और इसका क्या काम होता है? ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइसेस को कंट्रोल करते हैं। तो एक्ट के अंदर इनका नाम है डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी। नेक्स्ट, डीलर मीन एनीवन engaged in the business of selling essential commodities. Essential commodities mean ज़रूरी अशिया जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं। either wholesale or retail. होलसेल पे आपको पता है स्टॉक बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे तो ये बिजनेसेस को या बड़ी शॉप्स को माल जो है वो बेचा जाता है। रिटेल, ये जो छोटी शॉप्स होती हैं जिन पे स्टॉक कम होता है वो रिटेलर्स होते हैं। Essential commodity mean the commodities listed in the schedule attached to the act. इस एक्ट के अंडर एक पूरा शेड्यूल है, उसके अंदर 49 आइटम्स हैं जो कि essential commodities हैं, वो हम देखेंगे एंड पे। गवर्नमेंट मीन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इम्पोर्टर मीन ए पर्सन हु इम्पोर्ट्स, मीन की जो आमदाद करता है essential commodities into Pakistan under the license from the federal government or otherwise. This doesn't include personal baggage import. एक चीज़ आप अंडरस्टैंड करें कि जो एक्ट के अंदर डेफिनेशन गिवन है, आपने उसी को ही जो है उस एक्ट के अंदर डील करना है। अब यहाँ पे देखें, वैसे हम मतलब कॉमनली देखें तो ये जो पर्सनल बैगेज इस तरह की जो चीज़ें हैं ये भी इंपोर्ट ही होती हैं, लेकिन इस एक्ट के अंदर ये इंपोर्ट नहीं है। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी होता है कि आप डेफिनेशन को देखें कि उसके अंदर जो मतलब टर्म्स यूज़ हो रही होती हैं, जो डेफिनेशन हैं, उनका एक्ट के अंदर क्या मतलब है। तो इसमें अगर एग्जाम के अंदर आएगा तो पर्सनल बैगेज की जो चीज़ें हैं, मतलब आपकी जो पर्सनल चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं आपके बैगेज के अंदर है, वो इंपोर्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ऑर्डर मीन एनी ऑर्डर इशूड अंडर दिस एक्ट। प्रेस्क्राइब्ड मीन सेट आर डिसाइडेड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन। मीन इस एक्ट के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो प्रेस्क्राइब्ड है। प्रोड्यूसर मीन एनीवन इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज। अब यहाँ पे देखें, इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर सिर्फ वही होगा जो इसेंशियल कमोडिटीज की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करेगा। अब इस एक्ट के शेड्यूल में 49 इसेंशियल कमोडिटीज मेंशन है। अगर कोई प्रोड्यूसर इसके अलावा कोई खुर्दनोश की चीज़ प्रोड्यूस करता है या उसको मैन्युफैक्चर करता है, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर नहीं है। प्रोविंस मीन प्रोविंस ऑफ पंजाब। Provincial Controller General refer to the Provincial Controller General as mentioned in Section 5.
Regulation made under this act. Rules mean rules made under this act. Schedule mean schedule attached to this act. Secretary mean secretary to the government. इसकी डेफिनेशन मुश्किल नहीं है, आसान ही है। सेक्शन 3 देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइस कंट्रोल काउंसिल। इसके अंदर ही काफ़ी ज़्यादा जो है अमेंडमेंट की गई हैं। यहाँ पे देखें, मिनिस्टर फॉर प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट आर एनी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ये इस काउंसिल का चेयरपर्सन होगा, या तो मिनिस्टर फॉर प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट, इसका जो मिनिस्टर होगा वो इसका चेयरपर्सन होगा, या फिर चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी इसके लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। तो ये आपने याद रखना, आर का वर्ड यहाँ पे मौजूद है। मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, ये इस काउंसिल का मेंबर है। मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये मेंबर है। अच्छा, अगर आप ओल्ड एक्ट देखेंगे ना, अगर आप पहले वाली काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ भी बनी हुई है यूट्यूब पे, तो उसमें आप देखेंगे तो पहले ये चेयरपर्सन हुआ करता था, अब ये ख़त्म हो गया, इसके पास ये पावर नहीं है। अब चेयरपर्सन यहाँ पे ये देखें, इसकी कंपोजिशन चेंज हो चुकी है। उसके बाद देखें, पहले जो मेंबर थे बहुत कम थे, मेरे ख्याल 10 से, अब आप काउंट करें, बहुत ज़्यादा मेंबर इन्होंने ऐड कर दिए। 3 members of Provincial Assembly of the Punjab, including 1 female member, to be nominated by the Speaker of the Assembly। मतलब ये पंजाब असम्बली से भी 3 मेंबर जो है इस काउंसिल के मेंबर होंगे। वो 3 मेंबर किस तरह से आएंगे, उनको जो है स्पीकर नॉमिनेट करेगा। उनमें एक 1 फीमेल मेंबर जो है वो ज़रूरी है, वो इसके अंदर होनी चाहिए। 3 में 2 जो हैं मेल होंगे और 1 फीमेल। अच्छा, उसके बाद देखें, ये भी आप याद रखें कि इनको नॉमिनेट कौन करेगा। ज़्यादातर तो चीफ मिनिस्टर का आता है, तो इनको चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट नहीं करेंगे, इनको स्पीकर ऑफ द असम्बली जो है वो नॉमिनेट करेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, ये मेंबर। सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट, ये भी मेंबर। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये मेंबर। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मेंबर। उसके बाद सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मेंबर। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, मेंबर। चेयरपर्सन पंजाब एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये भी मेंबर। चेयरपर्सन पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी, ये मेंबर। 3 expert in the field as may be prescribed through the regulation to be nominated by the chief minister, ये भी बाद में ऐड किया गया, पहले नहीं था। मतलब जो अपनी फील्ड के माहिर होंगे। अब डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज़ है ना हमारे पास, जिनकी कमोडिटीज़ है, जैसे फ्लोर है, और भी जैसे आपको पता है बहुत ज़्यादा कमोडिटीज़ हैं, ऑयल है। तो उसमें फिर जो एक्सपर्ट होंगे फील्ड के, उनको फिर जो है चीफ मिनिस्टर की तरफ से नॉमिनेट किया जाएगा। may be prescribed through the regulation to be nominated by the chief minister, ये भी इस काउंसिल के मेंबर होंगे। उसके बाद देखें, ये भी बाद में ऐड किया गया। 3 commodity specific representatives of the stakeholders nominated by the chairperson, इनको चेयरपर्सन जो है वो नॉमिनेट करेगा। इनकी तादाद भी 3 ही है। ये कमोडिटी स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मतलब उनका अपना जो कमोडिटीज़ होती हैं उनकी अपनी उसके अंदर स्पेशलिटी होगी। एनी अदर कोऑप्टेड मेंबर, ये भी इस काउंसिल का मेंबर होगा। उसके बाद देखें जो लास्ट वाला ना, क्लास पी, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर जनरल कमोडिटीज़ प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये जो है इस पूरी काउंसिल का मेंबर भी होगा और इस काउंसिल का सेक्रेटरी भी होगा। तो ये काफ़ी आगे यूज़ होगा सेक्रेटरी का वर्ड। तो इस तरह से आपने फिर यही अज्यूम करना है कि ये डायरेक्टर जनरल कमोडिटीज़ जो है वो काउंसिल का सेक्रेटरी है, उसकी बात की जा रही है। Subsection 2, the council has the following power in addition to those given in section 4। section 4 आगे आएगा, उसमें complete power given है। इसके अलावा यहाँ पे मजीद पावर भी मेंशन है। कौन सी पावर है? obtain information about the prices of essential commodities in different markets। डिफरेंट मार्केट के अंदर जो essential commodities हैं उनके prices की information ये ले सकते हैं। review the prices of essential commodities, monitor action taken under this act। उसके बाद issue directions and orders to make sure act is properly implemented। सब सेक्शन 3, ये इंपॉर्टेंट है। द डायरेक्टर जनरल, कौन सा डायरेक्टर जनरल? जो काउंसिल का जो है वो सेक्रेटरी होता है। कमोडिटीज प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट विल एक्ट एज अ सेक्रेटेरिएट ऑफ द काउंसिल। सेक्रेटेरिएट का मतलब होता है मैनेजेरियल, मतलब उसके पास जो कोऑर्डिनेशन की पावर्स हैं, ये पूरी काउंसिल का जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन रखेगा। एक तरह से मतलब जो काउंसिल के जितने मेंबर्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करवाएगा
कि कब मीटिंग होनी है, उसका शेड्यूल क्या होगा, टाइम टेबल क्या होगा, ये सारा फिर सेक्रेटरी ने ही मैनेज करना होता है, मतलब मैनेजेरियल वर्क होता है। उसके बाद देखें सेक्शन 4, पावर टू मेक ऑर्डर्स। द काउंसिल डायरेक्टली और थ्रू प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स आर कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज कैन इशू ऑर्डर्स अबाउट एसेंशियल कमोडिटीज। प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल ये काउंसिल का सेक्रेटरी होता है। इसकी वजाहत सेक्शन नंबर 5 में आएगी आगे। कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज, इसको भी हमने डेफिनेशन के अंदर देखा था कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी होता है, डिप्टी कमिश्नर, उसको कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज कहा जाता है। और उसके पास ये जुरिस्डिक्शन होती है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइसेस और सप्लाईज को मैनेज करे, उनकी प्राइसेस को कंट्रोल करे। प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल, इसकी जुरिस्डिक्शन, इसकी जो पावर है पूरे प्रोविंस के अंदर होती है। वो इसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइसेस और सप्लाईज को मैनेज करता है और आगे आर्डर्स को जो है डेलीगेट करता है। यहाँ पे अगेन पढ़ें, द काउंसिल डायरेक्टली, काउंसिल डायरेक्टली जो है इसेंशियल कमोडिटीज़ के हवाले से ऑर्डर जारी कर सकता है, या इनके थ्रू, किन के थ्रू, प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल या फिर कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज। और इसके अलावा कुछ और ऑफिसर को भी ये अथॉरिटी दी जा सकती है, उनको भी ये पावर दी जा सकती है। कौन कौन से ऑर्डर जारी करेगा? रेगुलेट प्राइसेस, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई एंड सेल ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़। मीन के इसेंशियल कमोडिटीज़ की क्या प्राइसेस होंगी, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, फिर उनकी तरसील, उनको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया जाएगा, सप्लाई, डिमांड, सारा कुछ जो है उसके अंदर मैनेज करने के लिए काउंसिल जो है वो ऑर्डर जारी करेगी। इंश्योर दैट दीज कम्युनिटीज़ आर अवेलेबल एट फेयर प्राइसेस। मीन के प्राइसेस जो है उनकी जो वो सेट करेंगे वही होंगी, कोई फेक प्राइसेस जो है वो लगा के नहीं बैठेगा। एंड आर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड। इक्विटेबली का मतलब होता है कि जहाँ पे जितनी ज़रूरत है उसको वहाँ पे उतना पहुँचाया जाए। लेट्स से जैसे लाहौर है, कराची है, बड़े शहर है ना, वहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज़ की ज़रूरत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे उनकी तरसील ज़्यादा होगी। तो ये भी किन्होंने इंश्योर करवाना है? काउंसिल ने इंश्योर करवाना है, किन के थ्रू? प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल, कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाई, या कोई और ऑथोराइज्ड ऑफिसर। सबसेक्शन 2, विदाउट लिमिटिंग द पावर्स अंडर सबसेक्शन 1 एन ऑर्डर में इंक्लूड। सबसेक्शन 1 ये था, हमने इसमें देखा कि काउंसिल किस तरह के ऑर्डर जारी कर सकती है, उसमें कौन कौन सी पावर्स शामिल होंगी, इनको लिमिट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा भी इस ऑर्डर में कौन कौन सी चीज़ें मजीद शामिल होंगी, ये एलिमेंट्स यहाँ पे देखें। कंट्रोल प्राइसेस एट विच एनी एसेंशियल कमोडिटी कैन बी बॉट और सोल्ड इन एनी एरिया। मीन कि किसी भी जगह पे किसी भी एसेंशियल कमोडिटी की प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है कि उसको किस कीमत पे बेचा या जो है खरीदा जा सकता है। रेगुलेट प्रोडक्शन, ट्रीटमेंट एंड स्टोरेज ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी। रेगुलेट ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी इन द प्रोविंस थ्रू लाइसेंस, परमिट एंड अदर मेथड। मीन के एसेंशियल कमोडिटीज़ की तरसील का जो प्रोसेस है उसको लाइसेंस, परमिट और अदर मेथड से मैनेज किया जाएगा। आपको पता होगा कि ये जो डीलर होते हैं या बिज़नेसेस होते हैं, इनके पास तो लाइसेंस वगैरह होते हैं। अगर एक जो आम किसान है, अगर वो चाहे कि मैं मुल्तान से एक गंदम का ट्रक लाहौर जाके बेच दूँ, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि ज़ाहिर है लाहौर में कीमत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि ये उस अलाउ नहीं होता। अगर वो लेके जाएगा तो रास्ते में कोई ट्रैफिक पुलिस वाले या उनको पता होता है, उनको ऑर्डर जारी होते हैं, तो वो उसको कन्फिस्केट कर लेंगे, पकड़ लेंगे। Prohibit withholding sale of any essential commodity that is ordinarily kept for sale। ये सेम प्रीवियस लेक्चर होर्डिंग एक्ट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मैंने आपको मिसाल से एक्सप्लेन किया था कि लेट्स सपोज एक शॉप के अंदर 20 शुगर के थैले मौजूद हैं। मीन के स्टॉक उसके पास काफ़ी ज़्यादा है, कंज्यूमर डिमांड भी है, लेकिन वो उनको बेच नहीं रहा। सिर्फ इस वजह से नहीं बेच रहा, वो चाहता है कि इसकी प्राइस जो है थोड़ी सी बढ़ जाए। वो आर्टिफिशियली जो है प्राइस को इंक्रीज़ कर रहा है, इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है, तो ये अलाउ नहीं है। इस ऑर्डर के अंदर जो है ये भी मेंशन होगा कि आपने विद होल्डिंग सेल को प्रोहिबिट करना है। रिक्वायर सेलर टू सेल पार्ट ऑफ देयर स्टॉक एट स्पेसिफाइड प्राइसेस एंड टू स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस। कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन हो सकती हैं प्रोविंस के अंदर, जैसे सैलाब वगैरह आ जाते हैं, तो कुछ इलाकों में जो है खुराक की कमी हो जाती है। लेट्स से किसी डीलर के पास जो है काफ़ी ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो अभी बेचना नहीं चाहता। वो हालाँकि वो उसके पास जो स्टॉक है वो लिमिट में है, लेकिन इस ऑर्डर के अंदर ये मेंशन किया जा सकता है, उस डीलर को पाबंद किया जा सकता है कि आप अपना कुछ स्टॉक मीन कि 20% 30% जो है एक स्पेसिफाइड प्राइस पे जो है बेचें। ज़ाहिर है उसको नुकसान तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये है कि उसको पाबंद किया जाएगा कि अगर आप इस वेट में है कि मैं 2 या 3 महीने बाद बेचूँगा,
तो उसको यही कहा जाएगा कि आप इसको पहले जो है बेच दें। ज़रूरत है ना, कोई लोगों को जो है चाहिए, खुराक की कमी है, तो उनको पाबंद किया जा सकता है। उसके बाद देखें, फिक्स मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज दैट कैन बी हेल्ड बाय एनी प्रोड्यूसर और डीलर। सेम होर्डिंग वाला कांसेप्ट। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक्स टू कंट्रोल और प्रिवेंट द इशू मेंशन्ड अबव। ये मीन के जो डीलर हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, उनसे डिटेल ली जा सकती है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो पीरियडिकली डिमांड की जा सकती हैं कि आप हमें प्रोवाइड करें। कौन करेंगे? ऑफिसरान करेंगे। रिक्वायर बिजनेसेस टू मेंटेन एंड शो डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, रिकॉर्ड्स फॉर इंस्पेक्शन एंड प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अब उनके जो रजिस्टर होते हैं, जो खाते होते हैं, वो कहा जाएगा कि वो हमें दिखाएँ कि आपके पास जो रजिस्ट्रीज़ हैं, आपके पास कितना स्टॉक है। रिक्वायर मार्किंग प्राइसेस ऑन एसेंशियल कमोडिटीज़ एंड डिस्प्ले प्राइस लिस्ट एट प्रेमिसेस ऑफ एवरी सेलर। सेम आपने देखा होगा कि शॉप के अंदर जो है एक प्राइस लिस्ट लगी होती है। ये चाहे होटल हो या कोई कोई भी मुर्गी का एक ठेला लगा हो, तो वहाँ पे भी प्राइस लिस्ट मेंशन होती है। उसकी बात की जा रही है। अलाउ फॉर इंसिडेंटल एक्शंस एडिशनल पावर। इनको एडिशनल पावर भी दी जा सकती है। कौन सी? एंटरिंग एंड सर्चिंग प्रेमिसेस व्हीकल आर वेसल। मीन के जो ऑफिसर होते हैं, जिनके पास ये पावर होती है, उनको ये ऑर्डर के थ्रू मजीद पावर दी जा सकती है कि वो किसी भी प्रेमिसेस मीन के अहाते को, गाड़ी को या कोई भी और वही वेसल है उसको चेक कर सकते हैं, उसके अंदर दाखिल हो सकते हैं। सीज आइटम्स इफ एनी वायलेशन ऑर्डर वायलेशन इज सस्पेक्टेड। अगर उनको लगता है कि ऑर्डर की वायलेशन हो रही है, तो वो उन आइटम्स को, उन कमोडिटीज़ को सीज़ कर सकते हैं, कन्फिस्केट कर सकते हैं। इशूइंग लाइसेंस एंड परमिट्स। इन ऑफिसर्स के पास जो है ये पावर होती है कि वो उनको अ, मतलब रूल के अकॉर्डिंग उनको जो है लाइसेंस और परमिट्स जारी कर सकते हैं। चार्जिंग फ़ी फॉर इशूइंग डॉक्यूमेंट। ज़ाहिर है, अगर उनको डॉक्यूमेंट जारी करने हैं, तो वहाँ पे कुछ मज़ीद जो है स्टाफ बिठाना पड़ेगा। तो फिर जो डॉक्यूमेंट उनको इशू किए जाएँगे, जिन लोगों को इशू किए जाएँगे, उनकी ख़ास फ़ी जो है वो भी चार्ज की जा सकती है। कौन तय करेगा? जो अपॉइंटेड ऑफ़िसर हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर कोई और ऑथराइज़्ड ऑफ़िसर हैं, वो तय करेंगे। सीज़ एंड फ़ॉरफ़िट। फ़ॉरफ़िट का मतलब होता है कब्ज़े में ले लेना। स्टॉक ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, सील प्रेमिसेस ऑफ बिज़नेसेस वायलेटिंग दैट बट ओनली आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्च्युनिटी फॉर द बिज़नेसेस टू बी हेard एंड गिविंग अ रिटन रीज़न। अगर किसी ऑफिसर को लगता है कि कहीं पे जो स्टाफ है, वो किसी भी वजह से उसकी वायलेशन हो रही है, मीन हो सकता है, चलो अज़्यूम करते हैं कि वो होर्डिंग है, तो ऑफिसर जो है उसको कॉन्फिस्केट कर लेगा, फ़ॉरफ़िट कर देगा, उसको पकड़ लेगा या उस पूरे अहाते को सील कर सकता है। लेकिन फिर उसको अपॉर्च्युनिटी दी जाएगी कि आप जो है बताएँ कि ये वायलेशन क्यों नहीं है। मतलब अगर वो प्रूव कर देता है कि ये वायलेशन नहीं थी, तो फिर तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर वो नाकाम हो जाता है, तो फिर ज़ाहिर है जो कॉन्फिस्केट हो चुका है, वो उसको वापस नहीं मिलेगा। नोट, ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 डू नॉट अप्लाई टू सर्च, सीज़र और फॉरफीचर अंडर दिस एक्ट। सेम होर्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे भी कोड का जब कोड उसमें भी पढ़ते हैं, कहीं जगह कुछ जगह पे अप्लाई होता है, इसमें भी कुछ जगह पे अप्लाई होता है। लेकिन सर्च, सीज़र और फॉरफीचर के दौरान जो है कोड की जितने भी सेक्शंस हैं, वो अप्लाई नहीं होते, क्योंकि उसमें फिर ये है ना कि कुछ कॉग्निजेबल होते हैं, कुछ नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, तो उसमें फिर एक लंबा प्रोसीजर है, जो है मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेना पड़ती है, तो वो यहाँ पे इस वजह से उसको जो है यूज़ नहीं किया जाता, मतलब ओवरराइड कर दिया गया है। सेक्शन 5, प्रोविजनल कंट्रोलर जनरल, हिज पावर एंड फंक्शंस। The Secretary of the Price Control and Commodities Management Department shall be the Provincial Controller General for the purpose of this Act। यही बात मैंने आपको ऊपर बताई थी कि सेक्रेटरी ऑफ द प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का जो मतलब काउंसिल का सेक्रेटरी होता है, वही जो है प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल होता है। सब सेक्शन 2, द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल कैन ऑथोराइज एनी ऑफिसर फॉर ऑफ द गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज पावर एंड परफॉर्म फंक्शंस इन अ स्पेसिफाइड एरिया और फॉर स्पेसिफाइड एसेंशियल कमोडिटीज। वो आगे फिर किसी और ऑफिसर को जो है अपनी पावर ट्रांसफर कर सकता है। सब सेक्शन 3, द डिप्टी कमिश्नर will be the controller of prices and supplies in his district and will have the same power as the provincial controller general in his jurisdiction। ये मैंने आपको ऊपर वजाहत की थी कि प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल जो है, इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो पावर है, ये पूरे प्रोविंस के ऊपर है। जबकि जो कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज, जो डीसी होता है, डिप्टी कमिश्नर, वो सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइसेस और सप्लाईज को मैनेज करता है
उनको कंट्रोल करता है। सबसेक्शन 4, द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल और एनी ऑथोराइज्ड ऑफिसर इन कंसल्टेशन विद द डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी। प्राइस कंट्रोल कमेटी कौन बनाता है? ये डीसी बनाता है। उससे कंसल्ट करके क्या करेगा? आगे ये अहम है। आस्क फॉर मंथली और पीरियोडिक स्टेटमेंट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, डीलर्स और इम्पोर्टर्स। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऑलमोस्ट सेम ही हैं। ये जो एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा पूछा जाएगा ना, जो हाइलाइटेड है ना ये वाला, ये पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है। ये जेनेरिक चीज़ें आपने करनी ज़रूर है, लेकिन ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन हम पढ़ेंगे लाज़मी। एंटर एंड सर्च प्रेमिसेस ऑफ एनी ट्रेड एसोसिएशन टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। मतलब वहाँ पे किसी भी प्रेमिसेस के अंदर एंटर करके उसको चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी सोर्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट। मीन कि वहाँ उनकी जो रजिस्ट्रीज होते हैं, जो खाते होते हैं, उनको चेक किया जा सकता है। सेट द प्राइस फॉर essential commodities of different brands in case of differentiated commodities after following the required procedure। ज़ाहिर है कुछ ब्रांड की प्राइसेस ज़्यादा होंगी, कुछ की कम होंगी, तो वो भी तय की जाएंगी। Seek the assistance of federal and provincial organizations for fixing prices of essential commodities if necessary। तो फेडरल और प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी असिस्टेंस भी ली जा सकती है। Search, seize, and forfeit stocks of essential commodities and seal business premises involved in violation while providing the opportunity for the person to be heard। सेम उसको मौका ज़रूर दिया जाएगा कि उसकी बात सुनी जाए, लेकिन अगर उसने कोई वायलेशन की है तो उसका जो स्टाफ है उसको सर्च किया जा सकता है, उसको पकड़ा जा सकता है, फोरफीट किया जा सकता है, मीन की कन्फिस्केट किया जा सकता है। नोट, इसमें भी सेम, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शैल नॉट अप्लाई टू सर्च, seizure and forfeiture under this act। Section 6, fixation of prices। The provincial controller general or an authorized officer or the controller of prices and supplies may issue order to set maximum prices for essential commodities। इन ऑर्डर के थ्रू essential commodities की मैक्सिमम प्राइस सेट की जा सकती है। लेट्स सपोज ऑर्डर के अंदर मेंशन है कि एक मुर्गी के गोश्त की कीमत 600 पर केजी है, मीन के ये मैक्सिमम प्राइस है। अगर कोई इससे कम बेचना चाहता है तो वो उसकी मर्ज़ी है। 600 से ज़्यादा अगर बेचेगा तो वो इस ऑर्डर की वायलेशन हो जाएगी, फिर उसको उस हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। डिफरेंट प्राइसेस मे बी सेट फॉर डिफरेंट एरियाज और एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। लेट्स सपोज जैसे होलसेल है या रिटेलर है, तो उसमें प्राइसेस का हमेशा फ़र्क रहता है, क्योंकि जो शॉप्स होती हैं वो होलसेल से माल लेके आती हैं। अगर उन्होंने वही कीमत इधर आके मतलब देनी है, जो कंज्यूमर है उनको देनी है, तो फिर उनको क्या मुनाफ़ा होगा? तो इस तरह से फिर वो जो प्राइसेस हैं वो फ़िक्स की जाती हैं। इसी तरह डिफरेंट एरियाज़ इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज़ कराची के अंदर कोई कमोडिटी जो है वो मैन्युफैक्चर हो रही है, वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन हो रही है, और अगर वही प्रोडक्ट लाहौर आती है, तो क्या होगा? उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी ना, तो उस ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से फिर लाहौर के अंदर जो प्राइस होगी वो ज़्यादा होगी। तो यही बात यहाँ पे मेंशन है। द टाइम पीरियड फॉर विच द प्राइसेस आर फिक्स्ड मे आल्सो बी स्पेसिफाइड। मतलब ये ऑर्डर के अंदर ये मेंशन होगा कि ये जो रेट लिस्ट है ये 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए। सबसेक्शन 2, द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल एंड ऑथराइज्ड ऑफिसर by him or controller of prices and supplies can review the prices and extend the period for which the prices are fixed। मीन कि अगर जो पहले वाली प्राइसेस चल रही हैं उनको एक्सटेंड किया जा सकता है, बट उसके साथ जो है वो रीज़न मेंशन करनी पड़ेगी। अगर चेंज किया जाता है कि क्यों प्राइसेस जो है बढ़ाई गई हैं या कम की गई हैं, उसमें फिर मेंशन किया जाएगा कि लेट्स सपोज अगर गंदम की कीमत है, ज़ाहिर है अगर सीज़न आ रहा है तो फिर प्राइसेस कम होंगी, अगर सीज़न ख़त्म हो गया तो फिर प्राइसेस थोड़ी-सी बढ़ जाएँगी। ये उसकी रीज़न जो है मेंशन करनी पड़ेगी। Section 7, selling or reselling of essential commodities। No person is allowed to sell or resell essential commodities at prices higher than the maximum fixed price। जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि ऊपर वाली मिसाल में, अगर जैसे मुर्गी का गोश्त है उसकी मैक्सिमम प्राइस 600 पर केजी है, तो उससे ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। इसी तरह अगर आपने लेट्स सपोज आपने शुगर ली कहीं पे पर केजी 100 रुपए, मिसाल दे रहा हूँ। आपने गाँव में जाके वो बेची 120। हालाँकि हुकूमत ने ये फ़िक्स किया हुआ है कि आप 100 से ज़्यादा जो है बेच ही नहीं सकते। तो फिर उसमें अब बेचारे उस जो गाँव में लेके गया है चीनी, उसने आगे बेचने के लिए ली है।
तो उसको चाहिए था कि वो पहले ही जो है इस चीज़ का पता कर लेता कि मैक्सिमम जो प्राइस है वो यही है, इससे ज़्यादा बेच ही नहीं सकते। ये रीसेल यहाँ पे यही बात है कि आप एक कमोडिटी लेके गए, उसको आगे जाके आपने मैक्सिमम प्राइस से ज़्यादा बेचने की कोशिश की, तो ये भी अलाउ नहीं है। सेक्शन 8 डिस्पोजल ऑफ सीज्ड एसेंशियल कमोडिटी regardless of any other laws, the seized essential commodities can be sold on the spot at the fixed prices by the officer who seizes them। सेम उसी तरह जैसे हमने होर्डिंग का देखा था कि उसमें भी जो है ऑक्शन किया जाता है, इसमें भी उस तरह से बेच दिया जाएगा। जो चीज़ें जो है मतलब जो आइटम जो स्पॉट पे पकड़ी जाएंगी, कौन बेचेगा? जिसने सीज किया है, उसी वो ऑफिसर जो है उसको बेच सकता है। द प्रोसीड्स फ्रॉम दिस सेल, प्रोसीड्स मीन जो मतलब उनको बेचा गया वो वाली सेल, will be deposited in a profit-bearing bank account। The person whose commodities were seized, मतलब जिस पर्सन की जो है कमोडिटीज़ को पकड़ा गया है, उसकी जितनी भी कीमत थी उसको प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट में डाला जाएगा, किसी भी बैंक में डाला जाएगा। जो हमने लास्ट वाला एक्ट पढ़ा था ना, होर्डिंग एक्ट, वो नेशनल बैंक था, इसमें कोई बैंक नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, किसी भी बैंक में डाला जा सकता है, लेकिन वो जो है रूल्स के अंदर मेंशन होगा। तो फिर क्या होगा उस जो सीज्ड कमोडिटीज़ का क्या बनेगा? सेम उसी तरह अगर वो एक्विट हो गया, मीन कि उसके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं होता, तो फिर उसकी जो डिपॉज़िटरी मनी है उसको रिटर्न कर दी जाएगी। अगर वो कन्विक्ट हो जाता, मीन कि उसके ऊपर जो जुर्म है वो साबित हो जाता है, तो फिर उसकी जो मनी बैंक के अंदर मौजूद थी, वो फिर गवर्नमेंट की ट्रेज़री में चली जाएगी। डिपॉज़िटेड मनी विल बी फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट। सेक्शन 9 सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन। Every dealer, importer, producer, or seller must provide information about production, import, purchase, stock, sale, or distribution of essential commodities when required in writing by the Provincial Controller General, authorized officer, or controller of prices and supplies। मीन कि डीसी को भी देगा, जो प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल जो कि जिसकी पूरे प्रोविंस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है, या कोई और अथॉराइज ऑफिसर हो सकता है, उनको तमाम ये मालूमात जो है वो दी जाएंगी। कौन देंगे? जो भी मतलब बिजनेस कर रहा है कमोडिटीज़ के हवाले से, जिसका भी बिजनेस है, चाहे वो डीलर है, इंपोर्टर है, प्रोड्यूसर है या सेलर है, वो सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। Section 10 Penalties। Anyone who violates an order under this act may face imprisonment for up to 3 years, fine up to 5 lakh rupees, both imprisonment and fine। मीन के जो शख्स इनकी तरफ से जो ऑर्डर जारी किया जाता है उसकी वायलेशन करता है, उसको नहीं मानता, तो उसको ये सजाएं दी जा सकती हैं। Subsection 2 If a person is convicted under this act and is convicted again for another offence, the punishment shall be। मीन के एक शख्स जो है पहले कन्विक्ट हुआ, अरेस्ट हुआ, लेकिन दोबारा अरेस्ट हो जाता है, इस दफ़ा वो किसी और जुर्म में अरेस्ट होता है, तो फिर उसको मज़ीद कौन सी सज़ा मिलेगी? एट लीस्ट 1 मंथ इम्प्रिजनमेंट और अ फाइन ऑफ एट लीस्ट 45,000 रुपीज़ और बोथ। मीन कि उसको फिर ये सज़ाएँ दी जा सकती हैं। इसके अलावा देयर बिज़नेस प्रेमिस मे आल्सो बी सील्ड फॉर अप टू 7 डेज़। उसका जो बिज़नेस है, कोई शॉप है या कोई और बिज़नेस है, उसको 7 दिन के लिए सील किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। सेक्शन 11 कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस अंडर दिस एक्ट आर कोग्निजेबल। मीन के ये सीरियस सही समझे जाएंगे, इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होगी, एंड नॉन बेलेबल मीन के इनकी ज़मानत भी नहीं होगी। सेक्शन 12 अपील। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ए प्रोड्यूसर, डीलर, इंपोर्टर और सेलर हु डिसएग्रीज विद एन ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज कैन अपील टू द डिविजनल कमिश्नर विद इन 7 डेज। हमने इस पूरे एक्ट के अंदर दो स्टेज पे ऐसे ऑफिसर देखे हैं कि जो प्राइसेस को और सप्लाईज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एक जो पूरे प्रोविंस को जो है कंट्रोल कर रहा होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता है? कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज, जो कि डिप्टी कमिश्नर होता है। एक होता है प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल। तो इसमें अपील का मेथड सेम है, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो उसका फ़र्क है, और जो अपील किसको कीजिएगी उसका फ़र्क है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट इस वजह से कर रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम के अंदर आए तो आपको ये फ़र्क पता होना चाहिए। यहाँ पे देखें, कोई प्रोड्यूसर, डीलर, इंपोर्टर या सेलर कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज के ऑर्डर से डिसएग्री करता है। वो कहता है कि ये जो ऑर्डर पास किया गया ये ठीक नहीं है। हम कोई सपोज कर लेते हैं, लेट्स सपोज कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज ने एक ऑर्डर जारी किया है कि अगर किसी के पास भी प्रोड्यूसर, डीलर या इंपोर्टर या सेलर के पास पहले से 500 गंदम के थैले पड़े हैं,
तो अब से सिर्फ 300 रख सकता है। अब इनको लगता है कि ये जो ऑर्डर है ये ठीक नहीं पास हुआ, वो इससे डिसएग्री करते हैं। तो वो इस ऑर्डर के खिलाफ डिविजनल कमिश्नर में जाके एक अपील दायर कर सकते हैं। वो ये अपील जो है इस ऑर्डर के पास होने के 7 दिन के अंदर-अंदर करेंगे, मतलब अपील दायर करेंगे। और डिविजनल कमिश्नर का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा। मज़ीद अपील आगे नहीं की जाएगी, अपील सिर्फ़ एक दफ़ा ही की जाएगी। किसको की जाएगी? डिविजनल कमिश्नर को। किसके ऑर्डर के खिलाफ? कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाइज, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिप्टी कमिश्नर होता है। नेक्स्ट चलें सब सेक्शन 2। इफ दे डिसएग्री, मतलब यही वाले प्रोड्यूसर, डीलर, इंपोर्टर और सेलर विद एन ऑर्डर ऑफ द प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल, जो कि पूरे सूबे का है, आर एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर, ये भी पूरे उनकी तरफ से अपॉइंटेड होता है। तो इसका भी कोई ऑर्डर, दे कैन अपील टू द अपीलेट कमेटी फॉर्म्ड बाय द काउंसिल विद इन 15 डेज। इसके डेज कितने थे? 7। इसके डेज हैं 15। इसमें किन को अपील की जाती थी? डिवीजनल कमिश्नर को। इसमें जो है काउंसिल की तरफ से एक स्पेशल कमेटी होगी जिसका नाम है अपीलेट कमेटी। तो वो जो है उस अपील को सुनेगी। उसका फैसला जो है, सॉरी, ये जो कंसर्न्ड अग्रीव्ड पर्सन हम कह सकते हैं, प्रोड्यूसर, डीलर, इंपोर्टर और सेलर जो है, इस ऑर्डर के पास होने के 15 दिन के अंदर-अंदर अपीलेट कमेटी में अपील दायर करेंगे। किसके खिलाफ? प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल के ऑर्डर के खिलाफ। और जो अपीलेट कमेटी का फैसला होगा वो फाइनल होगा। मज़ीद अपील कहीं और नहीं की जाएगी। मज़ीद मतलब ये अगर ये चाहें कि हम कोर्ट के अंदर जाके इसका फैसला करवाएँ तो वो नहीं कर सकते। वो इजाज़त नहीं है, इस एक्ट ने इजाज़त नहीं दी। सेक्शन 13, अटेम्प्ट्स एंड अबैटमेंट। अबैटमेंट कहते हैं कि किसी की मदद करना, किसी को एनकरेज करना, लेकिन जुर्म के अंदर किसी की मदद करना। Anyone who attempts to break or encourages abets breaking an order under this act will be treated as if they themselves broke the order। मतलब अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, मतलब आप चाहे होर्डिंग नहीं कर रहे हैं, आप किसी को मशवरा दे रहे हैं, आप उसकी थोड़ा बहुत हेल्प कर रहे हैं, अपनी लेट्स से अपना ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं उसके मकसद के लिए, तो भी आपको भी ऐसे समझा जाएगा कि आपने भी उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, आपने उसको ब्रेक किया है, तो आपके ऊपर भी वो सज़ा जो है वो लग सकती है। However, if a person buys essential commodities for personal use, not for resale, अगर उसने कोई रीसेल नहीं करनी, अपने पर्सनल मकासद के लिए उसको मतलब ले रहा है, सिर्फ अपने यूज़ के लिए, वो चाहे महंगी भी ले ले, तो क्योंकि वो सिर्फ अपने यूज़ के लिए ले रहा है, उसने रीसेल नहीं करनी, तो उसको अबैटिंग की सेंस में जो है नहीं लिया जाएगा, उस पे कोई वायलेशन जो है चार्जेस नहीं लगेंगे। सेक्शन 14, ऑफेंसेस बाय कॉर्पोरेशन। If a company, body, corporate, partnership, or a group of individuals breaks an order under this act, every director, manager, secretary, member, or officer involved will be held responsible unless they prove। सेम उसी तरह जिसमें हमने होर्डिंग एक्ट का देखा था कि जो कंपनी का मालिक होता है, डायरेक्टर होता है, मैनेजर होता है, उन सबको जो है धर लिया जाता है। सेम यहाँ पे भी वही सीन है कि अगर ये भी वहाँ पे काम कर रहे हैं तो ज़ाहिर है ये भी इन्वॉल्व होंगे, तो ये भी गिल्टी पाए जाएँगे। हाँ, अगर ये प्रूव कर दें द कंट्रावेंशन मीन की वायलेशन हैपेंड विदाउट देयर नॉलेज, उनको पता ही नहीं है कि ये जो है वायलेशन हो रही है, उनको पता ही नहीं है कि ये वायलेशन हो रही है, कब से हो रही है, कौन कर रहा है, मैन डायरेक्टर कर रहा है, मैनेजर कर रहा है, कौन कर रहा है। नीचे लेवल के जो मेंबर होते हैं उनको ज़ाहिर है नहीं पता होता, ऊपर वाले तो पता होता है उनको, तो जो है वो धर लिया जाएगा। अगर वो भी प्रूव कर देते हैं कि हमने इसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश की है, तो भी वो जो है फिर उनको इनोसेंट माना जाएगा। सेक्शन 15, फॉल्स स्टेटमेंट। ए पर्सन कैन बी पनिश्ड विद imprisonment अप टू 3 years, फाइन और बोथ इफ दे गिव्स फॉल्स इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट। जो भी हमने ऊपर चीज़ें देखी हैं ना कि सारी चीज़ें जैसे बुक्स रिकॉर्ड, जैसे खाता नंबर, रजिस्ट्रीज, कोई रजिस्टर के अंदर ये जो चीज़ें थी, रिटर्न और अदर डॉक्यूमेंट, वो उसमें कोई भी चीज़ फ़ॉल्स पाई जाती है तो उसको ये सज़ा मिलेगी। ये इम्पोर्टेंट है। ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, इनको मैंने ऑलरेडी हाइलाइट किया हुआ है, इसको आप अच्छे से करेंगे। सेक्शन 16, पावर टू ट्राई ऑफेंसेस। Subsection 1, offences under this act will be tried by a special magistrate appointed under section 14A of the Code of Criminal Procedure। इनको भी सेम होर्डिंग एक्ट के तरह हमने जहाँ पे देखा था कि कोड का जो सेक्शन 14A है उसके अंडर स्पेशल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट होता है। वो इन केसेस की जो है वो उनका ट्रायल करेगा, उनका फैसला करेगा। इसमें दो यहाँ पे देखें
इंपॉर्टेंट है। समरी ट्रायल ये सेक्शन 262 से लेके 265 ऑफ द कोड, उसके अकॉर्डिंग इसका फैसला हुआ। समरी ट्रायल मीन कि ये जो ट्रायल जल्दी हो जाता है, समरी मीन क्विक। तो ये इस इन सेक्शन के अंदर किया जाएगा। और दूसरा रेगुलर ट्रायल अंडर चैप्टर 20 ऑफ द कोड, जो रेगुलर ट्रायल होगा जो कि एक मतलब प्रोसेस के तहत चलता है, मतलब उसमें टाइम लग सकता है, ज़्यादा वो लेंथी होता है, तो वो चैप्टर 20 के तहत जो है उसका फैसला किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा। सब सेक्शन 2, if the special magistrate believe an offence has been committed, they can enter the premises where the offence occurred and conduct the trial as outlined above। ये वाला मीन के ये मजिस्ट्रेट को भी तो ज़ाहिर है वहाँ जाके कुछ देखना होता है कि ऑफेंस किस तरह का था, किस तरह की जो है वायलेशन हुई है, तो वो वहाँ जाके पर्सनली उसको चेक कर सकता है। सेक्शन 17, burden of proof in certain cases। If someone is charged with violating an order under this act that requires a lawful authority, permit, license, or document, it is their responsibility to prove they have the required authority or document। ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं उसने प्रूफ करना है। लेट्स सपोज किसी गाड़ी के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोडिंग जा रही है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी गंदम की, एक किसान जो है गंदम लेके जा रहा है, लाहौर लेके जा रहा है। अगर उसको पकड़ लिया जाता है रोड पे, तो उसने प्रूफ करना है कि मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास परमिट है। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाता तो उसको जो है फिर धर लिया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा दायर होगा। Section 18, protection of action taken under the act। No legal action, lawsuit, or prosecution can be taken against the provincial controller general, any authorized officer, or controller of prices and supplies for action they take in good faith while carrying out the duties under this act। मीन के वो इस एक्ट की जितने भी प्रोविजंस हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो भी एक्शन ले रहे थे, उनको उसकी इंडेमनिटी होगी, इस्tisना होगी, उनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर वो गुड फेथ के साथ काम कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई वायलेशन करते हैं अपनी ड्यूटी के अंदर, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करते हैं, तो फिर उसका एक्शन होगा। सेक्शन 19, पावर टू मेक रूल्स। रूल मेकिंग पावर गवर्नमेंट के पास है। सेक्शन 20, पावर टू फ्रेम रेगुलेशन। द प्राइस कंट्रोल काउंसिल रेगुलेशन जो है ये बना सकती है। Section 21, power to amend schedule। The council may amend the schedule via notification in the official gazette। इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखें, इसका सिर्फ शेड्यूल की बात की गई है, पूरे एक्ट की बात नहीं की गई। शेड्यूल के अंदर जो आइटम्स मेंशन्ड हैं उनको अमेंड किया जा सकता है, कुछ को रिमूव या कुछ को ऐड किया जा सकता है। सेक्शन 22, overriding effect। An order made under this act shall be will be more important than any other law or rule that conflicts with it। मीन के प्राइस कंट्रोल के हवाले से कोई और लॉ है तो वो प्रिसीड हो जाएगा, ये जो लॉ है, ये जो एक्ट है, ये सुपरसीड हो जाएगा, ये प्रिवेल करेगा उसको। सेक्शन 23, रिपील एंड सेविंग। द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस 2023 इज रिपील्ड। प्रोविंसेस के अंदर ऑर्डिनेंस गवर्नर जारी करता है। All actions taken under the repealed ordinance are deemed to have been taken under this act। मीन इस ऑर्डिनेंस के अंदर जितने भी एक्शन लिए गए थे उनको ऐसे समझा जाएगा जैसे इस एक्ट के अंदर लिए गए हैं। इसका एक ही शेड्यूल है, यहाँ पे देखें एक पूरी लिस्ट गिवन है जिसके अंदर एसेंशियल कमोडिटीज़ मेंशन है। ये जो शेड्यूल है हमने सेक्शन 2 के अंदर देखा था जो कि डेफिनेशन का था। इसमें आपने सारे एसेंशियल कमोडिटीज़ याद नहीं करने, बहरहाल आप एक दफ़ा देख लें कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे देखें वाइट शुगर, व्हीट, आटा और मैदा एंड इट्स प्रोडक्ट्स, सो ऑन। यहाँ पे देखें ये टोटल जो है 49 है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।